कुछ विशेष खबरों के बारे में हम जानते हैं। बराबर वोट मिले तो लॉटरी से होगा प्रत्याशी की किस्मत का फैसला। चुनाव की सुगबुगाहट के बीच इंटरनेट मीडिया का होने लगा है उपयोग। नेक्स्ट है, सभा और रैली करने के लिए निर्वाचित पदाधिकारी से लेने होगी पूर्वानुमति। अगली खबर आ रही है डीयू में, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक खबर आ रही है। डीयू में 2022 से चलेगी 3 और 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स। आप देख रहे हैं, डीयू में 2022 से चलेगी 3 और 4 साल का कोर्स। अगली खबर की हम रुख करते हैं, उपेक्षा नीति के कारण भूखे मरने की शिक्षाकर्मी मजबूर। फैक्टनेव ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप। राज्य सरकार समस्याओं के समाधान को तत्पर नहीं है। अगली खबर रुख करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग ने तबादले पर लगाई रोक। 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच 11 चरणों में कराया जाना है त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरी चुनाव। अधिकारियों को दी निष्पक्ष चुनाव करने की हिदायत। जरूरत पड़ने पर आयोग की सहमति से सरकार कर सकती है पदाधिकारियों का तबादला। चुनाव के लिए 24 अगस्त को जारी की जाएगी अधिसूचना। कई अन्य निर्देश भी दिए और उनका सख्ती से अनुपालन करने को कहा। अगली खबर की ओर हम लोग रुक करते हैं, राजनीति दलों के झंडे बैनर लगाए तो उम्मीदवार पर होगा संकट। निर्वाचन आयोग ने पार्टियों के झंडे बैनर पर लगाई रोक। मंगलवार को जारी होगी पंचायत चुनाव की अधिसूचना। आयोग के निर्देश का 100% होगा पालन। बराबर वोट मिले तो लॉटरी से होगा प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। पंचायत चुनाव में बूथों की त्रिस्तरीय सुरक्षा भी होगी। सभी मतदान केंद्रों पर बनाए जाएंगे हेल्थ डेस्क। अब नहीं होंगे नक्सल प्रभावित बूथ। पालीगंज, मसौढ़ी, धनरुआ, पुनपुन, नौबतपुर और दुलारगंज में 404 बूथ नक्सल से मुक्त। संवेदनशील की श्रेणी के अनुसार वोटरों की मतदान की सुरक्षा की जाएगी। प्रखंडवार नक्सल प्रभाव से मुक्त बूथों की संख्या जो दिया हुआ है, जिसमें दुल्हिन बाजार, धनरुआ, नौबतपुर, पुनपुन, पालीगंज, विक्रम, मसौढ़ी, ये पटना का है। अगली खबर की ओर हम लोग रुक करते हैं, सितंबर में रोज आ सकते हैं 5 लाख केस, ऐसा आशंका जताया जा रहा है। नीति आयोग ने नई दिल्ली नीति आयोग ने आशंका जताई कि तीसरी लहर का विकराल रूप सितंबर महीने में देखने को मिल सकता है। आयोग के मुताबिक सितंबर महीने में देश के अंदर 4 से 5 लाख कोरोना के केस रोजाना आ सकते हैं। ऐसे में 2 लाख ICU बेड का इंतजाम भी रखा गया है। अगली खबर की ओर हम लोग रुक करते हैं, कोरोना के संबंध में अलग अलग सबका परसेप्शन है, अलग अलग विभाग का अलग अलग परसेप्शन है। देखिए, अब अगला खबर की ओर रुक करते हैं, इसमें बता रहे हैं राजवंशी अस्पताल 15 सीट पर होगा नामांकन। सीटें बढ़ाने की हो रही कोशिश। नवंबर से होगी DNB की पढ़ाई। PMCH और IGIMS के संसाधन का इस्तेमाल कर सकेंगे छात्र। DNB की पढ़ाई शुरू होने से अस्पताल को ट्रामा सेंटर के बेहतर संचालन के लिए 15 MBBS डॉक्टर मिल सकेंगे। प्रदेश में ट्रामा सेंटर के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर भी तैयार होने शुरू हो जाएंगे। DNB की पढ़ाई नवंबर से शुरू करने की तैयारी चल रही है। सरकार ने संसाधनों की उपलब्धता की बाबत DNA की आपत्तियों का निराकरण कर दिया। ये डॉक्टर सुभाष चंद्रा, निर्देशक, राजवंशी नगर हड्डी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। स्टूडेंट को ट्रामा सेंटर में काम सीखने को मिलेगा मौका। आधुनिक गुण सीखेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर। अगली खबर की ओर हम लोग रुक करते हैं, सितंबर में सितम ढा सकता है कोरोना है। ऐसा दूसरी खबर भी आ रही है कि सितंबर में फिर सितम ढा सकता है कोरोना। केरल, महाराष्ट्र में भी बढ़ा है। अब पहले से आदमी को ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगली खबर की ओर हम लोग रुक करते हैं, प्राथमिक कक्षा से ही हो संस्कृत का अध्ययन। बिहार संस्कृत संजीवनी समाज और पटना काजीपुर स्थित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत दिवस समारोह पर प्राथमिक कक्षा से हो रही संस्कृत के अध्ययन के बारे में प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा। अगली खबर की ओर हम लोग रुक करते हैं, CBSE स्कूल में फंसी TC 2 दिन में नामांकन मुश्किल।
सीबीएसई स्कूल में जो है टीसी जो होता है वो किसी न किसी कारण से फंस गया है, जिसमें 2 दिन में नामांकन की मुश्किल हो सकती है। स्कूल प्रशासन का निर्देश है कि पूरी फीस जमा करने पर मिलेगी टीसी। वेलपुर बोर्ड से 24 अगस्त तक निर्धारित नामांकन की अवधि। इंटर में नामांकन के लिए टीसी अनिवार्य होता है। अगली खबर की ओर हम लोग रुख करते हैं। देखते हैं अगली खबर क्या आ रही है। बाढ़ के कारण बीपीएससी से परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग हो रही है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ को देखते हुए 24 से 27 अगस्त को होने वाली सहायक अभियोजक पदाधिकारी एपीओ मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग विभिन्न छात्र संगठनों के ने की है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF राष्ट्रीय सचिव सुशील कुमार एवं राज्य सचिव रंजीत पंडित ने कहा। अगली खबर की ओर हम रुख करते हैं। अगली खबर में क्या आ रही है देखेंगे। अगले सप्ताह मिलेगी कन्या उत्थान योजना की राशि। 12,000 लाभार्थियों के लिए 30 करोड़ रुपए जारी। 50,000 रुपये होगी ट्रांसफ़र। प्रत्येक लाभार्थी बैंक में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र होगी। 200 करोड़ का प्राविधान चालू वर्ष से इस योजना में है। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को के लिए 34 करोड़ यानी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 33,666 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि के लिए 34 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है। इस योजना के तहत प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीजन से पास मैट्रिक विद्यार्थियों को 10-10 हज़ार रुपये तथा इंटर पास विद्यार्थियों को 15-15 हज़ार रुपये दिए जाने का प्राविधान है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। 1.14 लाख 1.14 लाख मतदान केंद्रों पर 6 लाख से अधिक मतदान कर्मी कराएंगे पंचायत चुनाव। देखिए मतदान में मतदान कर्मियों की संख्या कितनी है। शिक्षक अभ्यर्थी भी कल दिन अगर स्कूल में डिप्टीशन होता है तो उनको भी मतदान कार्य में सहभागी बनना पड़ेगा। अगली खबर हम देखते हैं। 513 स्कूलों के भवनों का निर्माण पर खर्च होंगे 1217 करोड़। 513 स्कूल के भवन निर्माण पर खर्च होंगे 1217 करोड़। पहले चरण में पटना में 17 भवनों का निर्माण पूरा होगा। कोविड-19 के चलते प्रदेश के उत्क्रमित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचना विकास की रफ्तार थमी। अगली खबर हम देखते हैं। शिक्षक बनने की दिशा में मंगलामुखी भी अग्रसर होंगे। मंगलामुखी किसको कहा जाता है? किन्नर को कहा जाता है। ठीक है, तो जिसे थर्ड जेंडर हम लोग कहते हैं। शिक्षक बनने की दिशा में मंगलामुखी भी अब अग्रसर हैं। इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा में 9 मंगलामुखी अर्थात किन्नर शामिल हुए हैं। यदि इन सब का प्रयास सफल हुआ तो आने वाले समय में बीएड एवं टीईटी पास करने वाले किन्नर भी शिक्षक बनेंगे और कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाएंगे। अपने इसी सपनों को साकार करने के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर योग्यताधारी किन्नर शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमी शामिल है तो बीएड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल। यह पहला अवसर था जब बीएड प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए किन्नरों द्वारा फॉर्म भेजे गए। यदि किन्नर बीएड की डिग्री हासिल करने में कामयाब हो गए और टीईटी उत्तीर्ण कर गए तो इसके बाद शिक्षक बनने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन जो है और बढ़ जाएगा। बीएड वाले, डीएलएड वाले, बिहार से बाहर वाले इस नियोजन में भाग ले रहे हैं। लेकिन अब तो डोमिसाइल लागू हो गया है बिहार में, लेकिन अब मंगलामुखी अर्थात किन्नर भी शिक्षा के क्षेत्र में भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अगली खबर की ओर देखते हैं। बीबी अर्थात विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाने की अनुमति दी गई है। ये नई दिल्ली से खबर आ रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने देश भर के विभिन्न केंद्रीय और अन्य विश्वविद्यालय के लिए ज़्यादा लचीले नियम बनाए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शुरू करने जा रहा है 123 ऑनलाइन कोर्स, 40 पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर और 83 स्नातक छात्रों के लिए होंगे।
इसमें डिटेल्स हम लोग जानेंगे कि इसके तहत नियमित विश्वविद्यालय को कोरोना महामारी के बाद ऑनलाइन कोर्स चलाने और अन्य महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों को दूरस्थ शिक्षा के जरिए संचालित करने की अनुमति होगी। यूजीसी ने 123 विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में शुरू करने का फैसला किया। इनमें से 40 पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर छात्रों और 83 स्नातक छात्रों के लिए होंगे। देश भर के छात्र इन पाठ्यक्रमों को कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वयं या स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इसको फिर से सुनेंगे। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है? स्वयं या स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स के जरिए आवेदन करना होगा। इन पाठ्यक्रमों का पूरा विवरण और पात्रता की जानकारी छात्र यूजीसी की वेबसाइट से हासिल कर सकेंगे। यूजीसी का चेयरमैन डीपीसी ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इस संदर्भ में उन्होंने स्वयं प्रभा, नेशनल एकेडमी डिपॉजिटरी NAD और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिक्र किया। सिंह ने कहा कि यूजीसी की पहल के तहत शिक्षार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा की मुख्यधारा में लाया गया है। यूजीसी के मुताबिक स्वयं के ऑनलाइन पाठ्यक्रम की परीक्षाएं भी कराई जाएगी। विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन परीक्षाओं का आयोजन की प्रक्रिया अगस्त के आखिरी तक शुरू किया जा सके। अगली खबर की हम देखते हैं तीसरी लहर की आशंका। अब देखिए, कहीं कानपुर का ये न्यूज है। अलग अलग शहर से अलग अलग तरह की न्यूज आ रही है। ये IIT कानपुर की न्यूज है। कोरोना के संबंध में IIT कानपुर के वैज्ञानिक का दावा है कि बिहार, यूपी, दिल्ली जैसे राज्य कोरोना से मुक्ति के करीब हैं। ये सुखद एक खबर आ रही है। उससे पहले तो दुखद खबर आपको सुनाया मैं, लेकिन ये सुखद खबर आ रही है। तीसरी लहर की आशंका अब ना के बराबर है। कानपुर का ये न्यूज है। कोरोना के कहर झेले देश के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। ये कानपुर IIT वरिष्ठ वैज्ञानिक पद्मश्री प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका अब ना के बराबर है। इसकी मुख्य वजह बड़ी संख्या में टीकाकरण होना बताया है। महामारी को लेकर नए स्टडी प्रोफेसर अग्रवाल ने गणितीय सूत्र मॉडल के आधार पर जारी की है। इसके मुताबिक संक्रमण लगातार कम होगी। वहीं यूपी, बिहार, दिल्ली जैसे राज्य इससे लगभग मुक्ति की ओर हैं। मुताबिक अक्टूबर तक इन राज्यों में सक्रिय केस इकाई अंक तक पहुंच जाएंगे। देश में सक्रिय केस अक्टूबर तक 15,000 करीब रहेंगे, जबकि तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में संक्रमित आते रहेंगे। मनिंद्र अग्रवाल लगातार सरकार को सतर्क करते रहे हैं। दूसरी लहर का इनका दावा काफ़ी हद तक सही भी साबित हुआ है। 15,000 करीब रहेंगे अक्टूबर में एक्टिव केस, ऐसा IIT कानपुर के वैज्ञानिक का दावा है। पॉइंट 02 लहर कोरोना की अब तक आ चुकी है। भारत में तेजी से मिलेगा लाभ। प्रोफेसर अग्रवाल के मुताबिक लॉकडाउन और वैक्सीनेशन का काफ़ी लाभ मिलता दिख रहा है। दूसरी लहर के बाद अधिकतर लोगों में हर्ड इम्यूनिटी बन गई है। वहीं तेजी से चल रहे टीका अभियान का प्रभाव भी कोरोना महामारी के रोकने में काफ़ी कारगर रहेगा। पहले ही किया था दावा। तीसरी लहर की आशंका को लेकर वैज्ञानिक अलग अलग दावे कर रहे थे। प्रोफेसर अग्रवाल दूसरी लहर के बाद मई से ही कह रहे थे कि तीसरी लहर प्रभावी नहीं होगी, यह दूसरी से काफ़ी कमज़ोर रहेगी। टीकाकरण ठीक से हुआ और लोगों ने प्रोटोकॉल का पालन किया तो यह ना के बराबर रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको कोरोना से बचना है तो इस प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क पहनें और दूरियां बना के रखें। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी जैसे गिलोय हो गया, ये सब सारी चीज़ें आप लोग उसका काढ़ा बना के पिए। ये आपकी इम्यूनिटी और शक्ति को भी बढ़ाता है। अगली खबर की ओर हम रुख करते हैं। बिहार के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। ये उत्तर बिहार के पिछले एक हफ्ते में से कुछ जिलों में हर दिन बारिश की गतिविधियां बढ़ी है। मौसम विज्ञान ने अगले 24 घंटे में किशनगंज, अररिया और सीतामढ़ी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश फारबिसगंज में 105.8 मिलीमीटर दर्ज की गई। इसके अलावा वाल्मीकि नगर और डेहरी में झमाझम बारिश हुई। पटना में दिन भर तेज़ धूप की स्थिति रही, जबकि दोपहर बाद मौसम में बदलाव आया। पटना में शाम 4 बजे के आसपास बूंदाबूंदी भी, कुछ इलाकों में 5 मिनट तक तेज़ बारिश भी हुई। दरअसल अभी मानसून ट्रफ बीकानेर, शिवपुरी, सिद्धि और पटना से होकर गुजर रही है। साथ ही उत्तर मध्य राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में चक्रवाती परिसंचरण स्थिति बनी हुई है। अगली खबर हम देखते हैं, असामाजिक तत्वों पर शिकंजा, वारंटियों के घर पकड़ होगी तेजी। पंचायत चुनाव के बारे में बताया कि राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारी अब तेज हो गई है। चुनाव आयोग के निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव के लिए कमर कस ली है, तो पुलिस मुख्यालय भी चुनाव में बाधा डालने वाले तत्वों पर शिकंजा कसने जा रही है और सामाजिक तत्वों और वारंटियों की गिरफ्तारी का अभियान शुरू हो गया है। यानी जिस पे वारंट है, जिस पर केस मुकदमा चल रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, या उनके पास पिछला जो रिकॉर्ड है केस संबंधी और सामाजिक तत्वों में संलिप्त होने की संबंधी, उनको गिरफ्तारी किया जा रहा है पुलिस मुख्यालय की तरफ से। अगले 24 अगस्त यानी मंगलवार को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। तो यह डेट निर्धारित किया गया है 24 अगस्त यानी मंगलवार को। मतदान में 2.5 लाख बैलेट बॉक्स का होगा इस्तेमाल। इसमें देख लीजिए बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1.14 लाख बूथों पर होना है मतदान। 24 अगस्त को चुनाव की घोषणा की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने दिए शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश। पुलिस को अपने बलबूते कराना होगा चुनाव, तो यहाँ पर सुरक्षा का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, स्कूली बच्चे भी जुड़ेंगे देशभक्ति अभियान से। देश की आज़ादी के ऐतिहासिक 75वीं साल की विशेष बनाने के लिए वैश्विक स्तर की संस्था ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन HRUF ने सर्जिकल स्ट्राइक जगाए देशभक्ति की भावना अभियान की रविवार से आध्यात्मिक ऑनलाइन शुरुआत कर दी है। समझ गए, ये हो गया आपका जो है वैश्विक स्तर की संस्था है ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन HRUF। ये हो गया, ये सर्जिकल स्ट्राइक पर जो है देशभक्ति की भावना बच्चों के बीच ये आध्यात्मिक ऑनलाइन शुरू की गई है। HRUF के जो फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं, विशाल रंजन दफ्तुआर हैं। भारत की आज़ादी के लिए ऐतिहासिक 75वें साल से यादगार बनाने के लिए और लोगों में देशभक्ति और राष्ट्र भावना की भावना को उभारने के लिए पूरे साल अलग अलग कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाती है। तो देखिए, ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है आपका। संस्था हो गया ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन HRU। अगली खबर देखते हैं, कंपार्टमेंटल और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए पटना में करीब 25 सेंटर बनाए गए हैं। ये खबर जो है CBSE बोर्ड से है। 10वीं 12वीं और प्राइवेट कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं 25 अगस्त से शुरू हो रही है। पटना जोन में कंपार्टमेंट और सुधार परीक्षा करीब 35,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। ये पटना जोन हो गया। बिहार और झारखंड का करीब 200 सेंटर बनाए गए हैं। बिहार में 134 और पटना में करीब 25 सेंटर बनाए गए हैं। और बिहार में कुल कंपार्टमेंटल के स्टूडेंट्स 1400 हैं। अगली खबर हम देखते हैं, बहुत बड़ी खबर है, स्कूली बच्चे भी जुड़ेंगे देशभक्ति अभियान से। ये अभी हमने जस्ट देखा। नीट के लिए बिहार से 70,000 के करीब होंगे परीक्षार्थी। नीट आप लोग जानते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने सेंटर्स की लिस्ट जारी कर दिया है और सेंटर की सूची जारी होने के बाद राज्यवार स्टूडेंट की सूची भी करीब करीब सामने आ गई है। इस बार बिहार के करीब 70,000 से आसपास परीक्षार्थी नीट में शामिल होंगे। वहीं पूरे देश में करीब 16 लाख से अधिक परीक्षार्थी नीट में शामिल होंगे। बिहार में पटना व गया में सेंटर बनाए गए हैं। नीट UG 2021 का आयोजन 12 सितंबर को होना है। NTA ने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी है। तो आप जानते हैं कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो मेडिकल के लिए होता है, मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए होता है। तो जो भी
मेडिकल की तैयारी करते हैं वो अपने आप को तैयार हो जाए एग्ज़ाम के लिए। आपका एग्ज़ाम सेंटर सुनिश्चित कर दिया गया है। अगली खबर है, संबंध कॉलेज को बकाया अनुदान देने की उठी मांग है। जितने भी संबंधित कॉलेज हैं वहाँ पर शिक्षा कर्मी जो हैं नियुक्त हैं उनको अनुदान की राशि बकाया नहीं मिली है, जिसे अनुदान शिक्षाकर्मी ने अनुदान देने की मांग की है। अगली खबर की ओर हम लोग रुख करते हैं। तकनीकी स्नातक में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करेगी। विश्वविद्यालय को कोरोना के बाद यानी नेशनल एकेडमी डिपॉजिटरी एंट्री और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का जिक्र किया है। विश्वविद्यालय को कोरोना के बाद भी ऑनलाइन पढ़ाने की अनुमति है। 123 ऑनलाइन कोर्स है, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया है। पढ़ाई शुरू होते ही आने लगेंगे गुरुजी की छुट्टी के आवेदन। अब देखिए, जब पढ़ाई शुरू हो चुकी है तो पढ़ाई शुरू हो जाने के दौरान ही गुरुजी छुट्टी के लिए भी आवेदन करना शुरू कर दिए हैं। अगली खबर की ओर हम लोग रुख करते हैं। पेंशन एक महत्वपूर्ण स्कीम है, जानते हैं। पेंशन कटौती में 2016 के एक निर्णय से आ रही है अड़चन। देखिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं या जितने भी एम्प्लॉय हैं, उनके लिए पेंशन एक बहुत बड़ा हैंड होता है उनके। देखिए क्या समस्या आ रही है। 3 हाईकोर्ट ने आधार माना है, ज़्यादा योगदान की छुट्टी दी है। पूरा डिटेल्स में पढ़ते हैं। पेंशन फंड के लिए वेतन सीमा पर लगी 15,000 रुपये की सीमा हटाने के खिलाफ ईपीएफओ और केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई संविधान पीठ को भेजी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट 24 अगस्त को इस पर आदेश दे सकता है। यह मुद्दा 2016 के फैसले के कारण उठा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आरसी गुप्ता बनाम केंद्र सरकार मामले में दिया था। ईपीएफओ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2014 के संशोधन में कट ऑफ डेट में यह तय नहीं किया गया था फंड में कितनी राशि जानी चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने फैसले के आधार मानते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा खत्म कर दी है। इस पर जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा, मामला बड़ी बेंच को भेजने में औचित्य है। 3 हाईकोर्ट ने आधार माना था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर दिल्ली, केरल, राजस्थान हाईकोर्ट ने पेंशन योजना 2014 रद्द करते हुए कहा था कि पेंशन अधिकतम 15,000 वेतन तक तय नहीं की जा सकती है। यह अंतिम वेतन के अनुपात में होना चाहिए। ज़्यादा योगदान की छूट दी थी। आरसी गुप्ता फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को 1 सितंबर 2104 से दी गई 6 माह की ऑप्ट इन विंडो निरस्त कर दी। इसके तहत कर्मचारी वेतन पर लगी सीलिंग के बिना पेंशन स्कीम में बढ़कर योगदान देने की छूट थी। अगली खबर हम देखते हैं। 94,000 पदों की काउंसलिंग में करीब आधी सीटें जो है वो खाली रह गई है। इन बिंदुओं पर विभाग की नज़र है। शिक्षा विभाग के सैकड़ों की संख्या में नियोजन इकाई द्वारा मेगा सूची बनाने और मेगा सूची के अनुसार काउंसलिंग नहीं कराए जाने की शिकायतें मिली है। विभाग के कंट्रोल रूम में अभ्यर्थियों की ताबड़तोड़ फ़ोन इसको लेकर घनघनाए हैं। विभाग पड़ताल कर रहा है कि कहीं नियोजन इकाई ने पोस्ट तो होल्ड करके नहीं रखा है, अर्थात उन्होंने काउंसलिंग की ही नहीं है, ताकि बाद में आहिस्ते से चयन पूर्ण कर लिया जाए। स्थानीय प्रशासन या अभ्यर्थियों की इसमें कोई मिलीभगत तो नहीं है। अन्य संभावित कारणों पर विभाग की नज़र है। शिक्षा विभाग को 10 और 13 अगस्त के चयन की रिपोर्ट अब तक 22 जिलों ने नहीं दी है। 2 चरणों में प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसलिंग हुई है और योग्य शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। एक अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा। इसके पूर्ण होने के बाद ही किसी को भी बहाली की जाएगी, चाहे इस प्रक्रिया में जो समय लगे। पूरी तरह ठोक बजाकर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। ये जो है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के संजय कुमार का कहना है।
तो जीपीएस श्री में आपका स्वागत है। आपको खबर कैसी लगी और आप किस तरह का खबर देखना चाहते हैं, किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, आप कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप हमें मोटिवेट करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस तरह की न्यूज़, रोजगार संबंधी न्यूज़, मोटिवेशनल संबंधी न्यूज़, काम की बात, जो भी न्यूज़ है आपको हम आपके पास लेके आवे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।